वेलकम टू योर चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर जो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल, उस पर हम चर्चा करेंगे। दो तीन बातें हैं, जैसे एक गोल्डन चाइल्ड कहते हैं कि यह एक क्रांति थी, रिवॉल्यूशन था, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। तो क्या सच में ये रिवॉल्यूशन था या एक इवोल्यूशन था? ये एक चर्चा का विषय है। नॉर्मली जो रिवॉल्यूशन की परिभाषा होती है उसमें यह माना जाता है कि वो अचानक होती है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन करती है। तो ये कोई अचानक नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ था। पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल से इवॉल्व होते होते एक नया रूप मानव संस्कृति का लिया था। हालांकि कोई रिवॉल्यूशन भी जब होता है तो उसके लिए परिस्थितियां बहुत पहले से आती है और कोई एक सर्टेन वजह होती है, जो वजह आउटबर्स्ट करती है और रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो यह एक बड़ा पेचीदा सवाल है। हम मानकर चलेंगे कि चलो गोल्डन चाइल्ड भी सही बोलते हैं, और यह भी हम देखते हैं कि यह एक इवोल्यूशन है जो एक सतत प्रक्रिया में विकसित हुई है और एक हमको अलग समाज देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि नवपाषाण काल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी काल में कृषि का विकास होता है, पशुपालन का विकास होता है, जनसंख्या बढ़ती है, सेटलमेंट्स होते हैं, एग्रेरियन सेटलमेंट्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। मुख्य रूप से दो तरह के उपकरण प्राप्त होते हैं, पहला टंकित, घर्षित और पालिशदार, और दूसरा अपखंडित पाषाण के उपकरण। पहला जो है टंकित, घर्षित और पालिशदार, वो माना जाता है कि वो मूलतः या एक्चुअल नियोलिथिक पीरियड के टूल्स हैं, औजार हैं। ये दूसरा प्रकार है अपखंडित वाला, वो बड़ा छोटे छोटे आकार का है और माना जाता है कि ये मध्य पाषाण काल से मेजोलिथिक पीरियड से चला आ रहा था और अभी तक कंटिन्यू था। जो बहुत छोटे होते थे इसलिए उनको माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। ये एक बात नवपाषाण काल के बारे में कही जाती है। यह भी माना गया कि नवपाषाण काल जो है वह धातु रहित काल था। नवपाषाण काल में कोई धातु नहीं मिलता है। कुछ जगहों पे कुछ कॉपर का उपयोग पाया गया है, तो कुछ उत्खनन करता या कुछ इतिहासकार नवपाषाण काल नहीं कहते हैं, बल्कि उसको कैल्कोलिथिक पीरियड में माना जाता है। ताम्रपाषाण काल के रूप में उसको मानते हैं। तो ये दो तरह की अवधारणा है। मूलतः नवपाषाण काल जो है वह कृषि के विकास के लिए और पशुपालन के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। नवपाषाण काल एक तरह से एक स्वतंत्र या स्वावलंबी जीवन पद्धति या सेटलमेंट की शुरुआत करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी सेटलमेंट्स थे वो एक दूसरे से अलग थलग थे। व्यापार तंत्र के द्वारा वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेटल्ड लाइफ का जो एक आद्य रूप हो सकता है वह देखने को मिलता है। कृषि का विकास होता है और जनसंख्या बढ़ती है। कृषि के विकास के संदर्भ में भी यह बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है
कि जो भी फसल उपजाए गए या जिनका विकास किया गया मूलतः वह वन्य फसलों से विकसित हुई थी। जो भी फसल होते थे वो पहले जंगली फसल थे या वन्य फसल थे, उन्हीं को विकसित किया गया, उनका डोमेस्टिकेशन हुआ और उनको एक विकसित रूप देकर उसको एग्रीकल्चर के काबिल बनाया गया, कृषि के योग्य बनाया गया। पहली बात। दूसरी बात, पशुपालन के संदर्भ में भी यही कही जा सकती है कि जो पशु वन में प्राप्त होते थे उनको ही धीरे धीरे डोमेस्टिकेट किया गया, उनको ही पालतू बनाया गया। एक अवधारणा ये है कि ये जो भी कृषि का विकास हुआ है वो किसी एक ही जगह पे हुआ है और वहीं से वह अन्य जगहों पर फैला है। या पशुपालन जो है, इसकी जो प्रक्रिया है वो किसी एक ही जगह पे विकसित हुई है और वहीं से अन्य जगहों पे हो गया है। लेकिन यह बात कुछ उचित नहीं लगती है। अगर हम अच्छे से तहकीकात करें तो ऐसा लगता है कि विभिन्न जगहों पर विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार कृषि का विकास हुआ और पशुपालन का विकास हुआ। जो अलग अलग क्षेत्र हैं नवपाषाण युग के या विश्व के किसी भी क्षेत्र में जो क्षेत्र हैं, वहाँ अलग अलग टाइम में अलग अलग रूप में ये विकसित हुआ है। जिस प्रकार के वन्य फसल जहाँ पाए जाते थे उन्हीं प्रकार के फसलों को बाद में उगाया जाने लगा। जैसे अगर किसी जगह वन्य गेहूं पाया जाता था तो उस क्षेत्र में वन्य गेहूं से वो कृषि जनित या कृषि योग्य गेहूं के रूप में उसको विकसित किया गया। फिर अगर हम जानवर के पशुपालन के बारे में भी कहें तो जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के जंगल में जो जानवर होते होंगे उन्हीं का पशुपालन किया जाता होगा या उन्हीं को पालतू बनाया जाता होगा। तो ये कहना कि किसी एक क्षेत्र से ही सारे क्षेत्रों में वो विकसित हुई है या कहीं से भी सटीक नहीं लगता है। वन्य फसल को कृषि योग्य कैसे बनाया गया, यह तो एक अनुसंधान का विषय है। वनस्पति शास्त्री इस पर अनुसंधान कर भी रहे हैं और ये उनका क्षेत्र बनता है कि उसमें किस तरह की मशक्कत करनी पड़ी, किस तरह के प्रयोग किए गए ताकि उसका रूप परिवर्तित हुआ। कई बार ये बात सामने आती है कि सब पहले पशुपालन शुरू हुआ या कृषि का विकास पहले शुरू हुआ। तो ऐसा लगता है कि दोनों करीब करीब साथ ही हुए हैं। अगर हम थोड़ा कहें तो पशुपालन की शुरुआत पहले हुई होगी और उसके बाद कृषि का विकास हुआ होगा। ठीक ये प्रश्न उसी तरह का है कि जैसे मृदभांडों का विकास पहले हुआ या कृषि का विकास पहले हुआ, या जो कृषि आधारित सेटलमेंट है वहाँ मृदभांड का प्रयोग कैसे हुआ। तो माना यह जाता है कि मृदभांडों का प्रयोग बाद में शुरू हुआ और कृषि का विकास पहले हुआ था। इसलिए नवपाषाण काल में कुछ क्षेत्रों को मृदभांड रहित नवपाषाण स्थल और कुछ को मृदभांड सहित नवपाषाण स्थल के रूप में भी हम विभाजित कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत में विभिन्न प्रकार के रेशेदार फसल जैसे कि गेहूं, जौ, चावल प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। तो इनका किस तरह से विकास हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में क्या इनका विकास हुआ या एक ही क्षेत्र में विकास हुआ, यह एक अनुसंधान का विषय है और इस पर अनुसंधान हो भी रहा है। हालांकि हमारे पास जो भारत के नवपाषाण संस्कृति की जानकारी है वह अभी भी अधूरी है, वह पूरी स्पष्ट हमारे सामने नहीं आती है। उस पर कई रिसर्च अभी चल रहे हैं, अनुसंधान चल रहे हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट स्थल मिला है भारत में, वह स्थल जो है वो मेहरगढ़ स्थल प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से जो गेहूं, कृषि जन्य गेहूं प्राप्त हुए हैं वो 5000 ईसा पूर्व के हैं। तो ऐसा लगता है कि वहां भी नवपाषाण काल के स्थल रहे होंगे। फिर राजस्थान के झीलों से 7000 ईसा पूर्व के आसपास से ही अन्य रज और काठ कोयले मिले हैं जो नवपाषाण काल के संकेत देते हैं, परंतु अब तक वहां कोई एक पुख्ता कोई स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। कश्मीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जो नवपाषाण काल का है, जिसका प्रारंभिक जो काल है वो पूर्णतः नवपाषाण काल का है, वह है बुरजहों। इस प्रारंभिक काल को भी 2 उपखंड में बांटा गया है।
पहले उपखंड में वहाँ मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के हाथ से निर्मित मृदभांड जिस पर चटाई के छापे पड़े हुए हैं। अस्थि के औजार भी मिले हैं, जैसे कांटे, छुरियाँ मिले हैं। पत्थर के हस्त कुठार मिले हैं। इसके साथ ही वृत्ताकार या अंडाकार जो है वो गृह गर्त मिले हैं, जिसमें सीढ़ियाँ भी है उतरने के लिए। उसके दरवाजे पे चूल्हे का भी निशान है या सबूत पाए गए हैं। फिर स्तंभ गर्त के भी सबूत मिले हैं, जैसा लगता है जैसे छप्पर बनाया गया हो। और जो दूसरा खंड है उसमें तो पहले खंड के सब कुछ तो पाए ही गए हैं, कुछ नई चीज़ें पाई गई हैं, जैसे कि अब हस्त निर्मित मृदभांड की जगह चाक निर्मित मृदभांड पाए गए हैं। इसके अलावा ईंट का और गारे का प्रयोग पाया गया है। लगता है कि आवास स्थल अच्छे बनाए जाने लगे। तो ये कुछ बदलाव हमको नज़र आते हैं दूसरे भाग में। यहाँ तक कि जो सावधान की प्रक्रिया है उसमें भी देखा गया है कि दो तरह से शव को सावधान किया गया है। एक तो सामान्य रूप से शव को का दफन कर दिया गया है। दूसरा ये कि पहले उसको छोड़ दिया गया है, जब उसके मांस गल गए हैं तो उनके हड्डियों को दफन किया गया है। उसके साथ साथ कुत्ते को भी दफन किया गया है। और जानवरों जैसे कुत्तों को भी या दूसरे जानवरों के भी अस्थि पंजर मिले हैं, उनको भी दफनाया गया है। तो ये सारी बातें बतलाती है कि जो बुर्ज होम है वह एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल था। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ और राजस्थान के नागौर से हमें मेजोलिथिक पीरियड के तो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन वहाँ से कृषिजन्य फसल की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद वहाँ भी कोई नवपाषाण संस्कृति का विकास हुआ होगा। हालांकि इस विषय में अभी भी छानबीन हो रहा है, अभी भी रिसर्च हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में कोल्डिहुआ से भी वन्य फसल और कृषिजन्य फसल दोनों के ही प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कोल्डिहुआ में भी नवपाषाण संस्कृति का विकास हो रहा होगा, जो मध्य पाषाण काल से विकसित होते होते नवपाषाण काल तक गया होगा। कोल्डिहुआ से जो चावल के प्रमाण मिले हैं वो ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं सहस्त्राब्दी के प्राप्त हुए हैं। तो ये हम इसको नवपाषाण काल से जोड़कर देखते हैं। दक्षिण भारत के विषय में भी बाजरे की खेती की प्रमाण मिली है। ऐसा लगता है कि वहाँ 3वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में स्वतंत्र रूप से बाजरे की खेती होती होगी। और अगर स्वतंत्र रूप से हो रही थी, इसका मतलब है कि इसका विकास क्रम पहले से ही शुरू हुआ होगा। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था या सेटलमेंट दक्षिण भारत में भी हो सकता है कि उस समय शुरू हो गया हो। हम अंततः ये कह सकते हैं कि भारत में अभी भी इस पर रिसर्च हो रहा है, सर्वे हो रहा है, खोज हो रहा है, उत्खनन हो रहा है। बहुत पुख्ता प्रमाण बहुत जगहों से प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि नवपाषाण काल जो है वो जितने भी पाषाण काल हुए उनमें से एक बिल्कुल ही अलग तरह की सेटलमेंट, अलग तरह की व्यवस्था लेकर आता है। कृषि का विकास होता है, पशुपालन का विकास होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है और एक नई तरह की अस्थाई जीवन प्रणाली का प्रारंभिक रूप हमको देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू अगेन।